सर आपसे एक सवाल ये है कि ये भूमिका लेने में आपको देरी क्यों हुई? अरे ये भूमिका लेने में आपको आरक्षण जाहिर होकर सर आपको ये सवाल है कि अभी जो सदर साहब ने जो कुछ भी सोर्स दिखाया, किस बुनियाद पर, क्या सोर्स है, उसका पुख्ता बुनियाद क्या है आपके पास? आपको शक है? शक नहीं है, हमारा काम है कि वो किस बुनियाद पर आपने कहा है। कॉपी दे। सर इससे जुड़ा एक सवाल था। कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ। वो जो डेटा है वो महमूद रहमान कमेटी का भी डेटा है, उसमें सेंसस का भी डेटा है, एनएसएसओ का भी डेटा है। वो ऑथेंटिक डेटा है। बल्कि अगर कोई इसको सच नहीं मानता तो मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ कि उसको मैं जो आज जो कुछ बोला उसको झूठ साबित करूँ। सब उसे स्ट्रक्चर कमेटी हो, महमूद रहमान कमेटी हो या फिर सेंसस हो, इसके बाद फिर डेटा के लिए अलग से कमेटी नहीं बनाई गई, डेटा आया ही नहीं, अपडेटेड डेटा जो है वो आया नहीं। नहीं, ये जो है महमूद रहमान कमेटी का भी डेटा उसमें है और अपडेटेड डेटा भी उसमें, दोनों की। सर ये डेटा को लेकर यमाम की क्या भूमिका है? अमरावती हुआ, फिर हुआ, तो ये चुनाव जो अभी सर पर है, तो चुनाव के सामने ये हादसे होना, तो इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है? देखिए, जो कोई भी इस तरह के मंसूबे बनाए, जिसमें नियमित षड्यंत्र किए, उनको सरकार का काम है कि उनको एक्सपोज करें। और मैं तो पुलिस से कहूंगा कि उनको एक्सपोज करें, और जिस किसी ने भी वायलेंस किया है वो कंडेमनेबल है। और तीसरी बात यह है कि क्या पुलिस को, यहाँ के इंटेलिजेंस को नहीं मालूम था कि इस तरह की साजिश की जा रही है? ये हाईली कंडेमनेबल है वायलेंस। सर आपने जो डिटेल डाटा जब कहा तो मराठाओं का इतना बेनिफिट है, ये तो आपका कहना क्या है, मराठाओं को आरक्षण देना है या नहीं देना? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मराठा रिजर्वेशन के लिए जमीन और आसमान पे कर रही है, नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि ये डेटा जो मैंने आपके सामने रखा, उसमें ये बात निकल कर आ रही है कि मराठाओं से कम पोजीशन एजुकेशन में, ड्रॉप आउट में, इक्विटी में, एग्रीकल्चर लैंड में, पक्का हाउसेस में, कच्चा घरों में, इन सब आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर में सबसे मुसलमानों कम है। तो आप जिसका कम है उनसे इंसाफ करना चाहिए ना। आप करना चाह रहे मराठाओं करो, हमको इतराज नहीं है, मगर हमारा बैकवर्डनेस का डेटा पूरे मुस्लिम्स का नहीं, जिसमें जो 55-50 कास्ट है, उनका तो डेटा है जो बैकवर्डनेस का है। और जिसको बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हाँ, ये डेटा की बुनियाद पर मुसलमान जो है सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड है और उनको एजुकेशन में रिजर्वेशन मिल सकता है। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि सरकार जो है, जो कमजोर है, जो हर एतबार से पीछे है, आप उनको भी तो इंसाफ करो, उनको तो रिजर्वेशन दो आप। और रिजर्वेशन करने का आसान तरीका है, आप असेंबली में बिल लाइए, दे दीजिए आप, कौन रोक रहा आपको? जबकि हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है ना। सर रिजर्वेशन अनाउंस हो गया, सरकार। सवाल ये है कि जो आपने जो डेटा निकाला हुआ है, क्या वो डेटा को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, यही तो हम बोल रहे, सुनिए। वही ना, अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये जो डेटा आपने निकाला है। एक सुनिए, ये आपके मेरे घर में बैठ के नहीं बनाए हम लोग, समझे ना। ये गवर्नमेंट का डेटा है, ये गवर्नमेंट का डेटा है। ये तो कोई वो एनेक्डोटल एविडेंस नहीं है, ये एम्पिरिकल एविडेंस है। ये कोई ऐसा नहीं बनाए कि भाई मैं जाके ये सर्वे कर लिया, नहीं, ये तो गवर्नमेंट का डेटा है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से लिया हुआ डेटा है। और एक बात सुनिए जो मैं नहीं बोल सका, महाराष्ट्र की जेलों में कितने मुसलमान है मालूम? अंडर ट्रायल बोलिए इन लोगों को। 11% मुसलमानों का, 32% मुस्लिम अंडर ट्रायल है महाराष्ट्र के जेल में। और ये 2015 का डेटा है, और महाराष्ट्र की सरकार 2015 के बाद ये डेटा देती ही नहीं है। 2015 का डेटा है, 32% मुस्लिम्स आर अंडर ट्रायल्स इन महाराष्ट्र जेल्स। क्या है भैया?
हर चीज में आप हम पीछे हैं, इंसाफ करो ना। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आपके ऊपर ड्यूटी है, आप रिजर्वेशन देना चाहिए और रिजर्वेशन मिलना जरूरी है। जब महाराष्ट्र के वो मुसलमानों में जो 50 बिरादरियों को रिजर्वेशन मिलेगा, महाराष्ट्र मजबूत होगा, महाराष्ट्र स्ट्रांग होगा। कैसे आप बोलिए कि खाली 4% ग्रेजुएट, क्या क्या है ये, कैसा लेंगे? और एक बात सुनिए, आप ये पूछिए लोगों से, इंटर जनरेशन मोबिलिटी एक चीज होती है। उसका मतलब क्या है कि अगर मेरे वालिद साहब से आगे मैं जाना, वो मोबिलिटी, इंटर जनरेशन मोबिलिटी होती है। आपको मालूम महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में बल्कि मुसलमानों का इंटर जनरेशन मोबिलिटी दलितों से भी कम हो गया। अगर मेरे पिताजी इतना पढ़े हुए थे, इतना कमा, मैं तो उससे कम कमा रहा हूं। ये डेटा है, ये भी 2019 का डेटा, 18 या 19 का डेटा है, स्टडी है बात पूरा है। भाई कौन सी चीज आपके सामने रखेंगे, आप उसको देखना ही नहीं चाह रहे। सर, आने वाले चुनाव में आप फिर से अम्बेडकर साहब के साथ हाथ में हाथ मिलाएंगे, ऐसी चर्चा चल रही है, तो उसके बारे में? अब अभी तक तो नहीं हुआ है, गैब का हाल अल्लाह जानता, मेरे को नहीं मालूम क्या होगा आगे। सर, आपका आरक्षण को लेकर 6 कॉर्पोरेटर एनसीपी के मंच पर दिखाई दे, लेकिन अब तक उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई अधिकृत तौर पर, तो आप क्या बताएंगे सर? अब अगर कोई अपना घर छोड़ के भाग गया तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? छोटे बच्चे तो नहीं है ना उनमें, अडल्ट। सुनिए, अडल्ट है, 18 साल की उम्र के, वो बड़े हो गए, चले गए, उनको क्या करते हैं जान दो। सर, मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो आपकी भूमिका है, मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो आपकी भूमिका है, इसमें कहीं ना कहीं इतनी देरी क्यों हो गई? देरी, आपको देरी क्यों नजर आ रही है? आप बोलते थे। ये सवाल मेरे हिसाब से अगर आप उनसे पूछ लें कि इतनी देर क्यों लगा रहे हैं देने में, आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों के रिजर्वेशन के ताल्लुक से कई जगह के ऊपर है तो ये मोर्चे भी निकाले गए, असेंबली के अंदर हमने भी आवाज उठाई। हमारे एमएलएज, जो आज 2 एमएलएज हैं हमारे इंडिया के, मालेगांव के, दोनों ने असेंबली के अंदर पुरजोर तरीके से मुतालबा किया कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए करके। मैं खुद एमएलए था, आप यूट्यूब के ऊपर जाइए और सुनिएगा कि कितनी मर्तबा हमने उठाए हैं करके। पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इसके ऊपर पूरे से महाराष्ट्र के मुसलमानों के ताल्लुक से ये उठाए हैं करके। हम भी इंतजार कर रहे थे कि आप तो इतना लड़ रहे थे, मैं तो गवाह हूं इस बात का कि वो जब लड़ते थे देवेंद्र फडणवीस से मांगते थे और शिवसेना से मांगते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कितने हमदर्द है कौम के, ये सत्ता में आते ही सबसे पहला काम करेंगे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। अब 2 साल हो गए हैं, हमारी भी इंतहा की जो इंतजार का जो हमारा ये था लिमिट, वो खत्म हो चुकी है, तो अब हम आए हैं। अब ये टाइम आप बोलेंगे कि अब आप तो इलेक्शन के टाइम के ऊपर आए हैं, बिल्कुल सही आप सवाल करेंगे उसमें, क्योंकि ये दोबारा आपके पास आने वाले हैं, दोबारा आवाम के बीच में जाने वाले हैं। वही टाइम के ऊपर हम चाहते हैं कि आवाम उनसे ये सवाल करे करके, क्योंकि उनको भी मतलब आवाम के बीच में आके फिर उनको ये कहना है कि हमारे को मुसलमानों की हालात क्या है करके। हम चाहते हैं कि आवाम ने तो उनसे सवाल करे कि आपने तो उस वक्त मांगे थे 2014 में, 15 में, 16 में, अब सत्ता में आने के बाद है तो मुंह में लड्डू क्यों लेके बैठ गए? अमरावती और जालना में रजा अकेडमी के साथ एक मिनट, पार्लियामेंट में जब लास्ट पार्लियामेंट सेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया था, उस वक्त मैं बोला ना, मैं खुद बोला क्या मुस्लिम आरक्षण का नहीं बोलेंगे? शिवसेना एनसीपी के एमपी को बोला तुम भूल गए। रिपोर्ट का हवाला थी, मेरी स्पीच है वो पार्लियामेंट में। फडणवीस साहब बोलते हैं धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही, ऐसा फडणवीस साहब को जो है हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ना चाहिए, बॉम्बे हाईकोर्ट का। उन्होंने तो जज नहीं है ना, उनकी लीगल नॉलेज जज से कम है। उन्होंने बहुत चालाक आदमी है, उन्होंने तो रात के अंधेरे में गवर्नमेंट बना लिए थे, दोनों शादी कर लिए थे सुबह सुबह, और एक जना उठ के भाग गया, भागा की भागी की जो भी है। मगर हाईकोर्ट का ऑर्डर तो बोल रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट का कि मुसलमान को आरक्षण मिल सकता है, क्योंकि उनका डेटा है। मुसलमान को नहीं, मुसलमानों में जो कास्ट है महाराष्ट्र में वो उनको है। सर एक मुद्दा ऐसा था, शेतकरी हो या आरक्षण का मुद्दा हो, शेतकरी हो या आरक्षण का मुद्दा हो, अगर बीजेपी सत्ता में आती तो कांग्रेस राष्ट्रवादी आरक्षण के मामले में लड़ती, शेतकरी को कर्जमाफी के बारे में लड़ती, लेकिन जब सरकार में आती तो वो बात भूल जाती। इसके बारे में क्या कहेंगे?
इसीलिए तो मुसलमानों को बोल रहे कि आपको अपने मुकद्दर के फैसले करना है। इसीलिए तो महाराष्ट्र के मुसलमानों से ये बता रहे हैं कि आपको धोखा देकर वोट हासिल किए। रिजर्वेशन छोड़ो, आप सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, ओवैसी, फुला, शिवसेना, बीजेपी को रोकना, सब वोट ले लिए, बटोर लिए वोट। उसके बाद जाके गोद में बैठ गए शिवसेना के। यही तो हम बता रहे, ये धोखा दिए ना। तो इनको तो ये तो हर मामले में धोखा देते, तो इनसे कौन सी वफा की उम्मीद रखेंगे? अमरावती और जालना में योगी सर बिना आंदोलन करते हुए, बिना धरना प्रदर्शन करते हुए 3.5% वाले को 10% आरक्षण मिल सकता है, तो इसका कैसा समर्थन होगा? जिसकी संख्या भारी होगी उसकी हिस्सेदारी हो जाएगी ना। तो उनको 10% बिना आंदोलन करते मिलता है, तो ये कैसा पार्लियामेंट में अगर आवाज नहीं उठा सकते क्या इसके बारे में? अरे हम उठाए ना बात। अब देखिए, हमने पार्लियामेंट में ये कहा कि ये जो 10% है उनको 50% दे रहे आप। यही तो उठाए बात को, बोले हैं बात को। आपकी बात सही है, मिलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट है अभी, चाचा जान और अब्बा जान से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की भावनाओं को भड़काओगे तो सरकार सख्ती से निपटेगी। ये भारत की लैला असदुद्दीन ओवैसी है, पूरे मेरे मजनू हैं। अभी बोलते थे, बोलने दी, छोड़िए। अमरावती और जालना में इलेक्शन में जब आए थे यहाँ पर, तो आपने एक क्या एजेंडा बताया था कि आप क्या कहते कि हम सोलापुर में एक गरीबों के लिए दवाखाना खोलेंगे, हॉस्पिटल बन रहा है दवाखाना, बन रहा है। तो आपके हैदराबाद की तरह ही नहीं बन रहा है। आप मुतमईन रहिए। गरीबों के लिए होगा या फिर कमर्शियल? कमर्शियल रहेगा क्या गरीब? देखिए, और आपके कोविड में ऐसे कई पेशेंट थे जिनका हम हैदराबाद में इलाज करवाए, इंतजाम भी करवाए, बहुत से लोगों करवाए। यकीनन वो बात पे कमिटमेंट है, पूरा करेंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत। कांग्रेस के एमपी हरीश तिवारी, उन्होंने किताब लिखी है। अरे मैंने बोला, छोड़ो। अमरावती और जालना में रजा एकेडमी के साथ मिलकर तशद्दुद फैलाने का आप पर आरोप हो रहा है। महाविकास आघाड़ी सरकार को महाराष्ट्र में 2 साल पूरे हो गए हैं। पूरे सिनारियों को देखते हुए आप क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे? कहने के लिए क्या है? 3 in 1 है या क्या है? 2 in 1 है? कितने नहीं मालूम। एक मजाक है क्या? सेकुलरिज्म बोलते क्या इसको? शिवसेना को पावर देकर आप सेकुलरिज्म बोलते? कांग्रेस पार्टी बोलो, उनके जो एक्स प्रेसिडेंट है वो बड़ा बोलते हिंदुत्व, हिंदुइज्म। बोलो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? हिम्मत मुंह खोलने की राहुल गांधी की? बोलो एनसीपी वालों, बोलो। हम इलेक्शन लड़ेंगे तो वोट काट रहे, हम डिमांड करेंगे कम्युनिज्म फैला रहे। आप तो शिवसेना को पावर दे दिए ना, मुख्यमंत्री बना दिया आपने उनको। माने आप हर चीज को जस्टिफाई कर सकते। आप क्या कोई ठेका लेके रखे सेकुलरिज्म का और आप हमको उंगली उठाते? तो ये तो एक्सपोज हो रहे हैं बुरी तरह से। और 24 आने तक देखना शिवसेना फिर बीजेपी के साथ जाएगी। सर 2022 में यूपी में चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपका दल छोटे छोटे पार्टियां महागठबंधन बना दे रहे, तो आप किसके साथ जाओगे सर? क्या अकेले लड़ोगे कि गठबंधन बनाकर लड़ोगे? देखिए, अभी बहुत से बातचीत चल रही है, आगे क्या होता है वक्त ही बताएगा। असद सर, अभी इम्तियाज जलील सर ने यहाँ पर भाषण में बोल दिया कि हम चलो मुंबई नहीं बोल रहे, हम मुंबई आ रहे हैं। क्या मतलब क्या इंटेंशन? इम्तियाज जलील बैठे हैं, वो खुद बोलेंगे। नहीं सर, आप पार्टी के मुखिया है सर, आपसे सवाल है। नहीं, वो बोलना क्या मैं बोलना क्या एक ही है, बोलेंगे। नहीं, देखिए, हमने जब 27 तारीख का ये किया था, इस मुल्क के अंदर कानून सबके लिए बराबर है। आप मोर्चा औरंगाबाद में निकाले हैं मेरे शहर में, उसमें 2 मंत्री, 1 MP बगैर परमिशन के, बाद में पुलिस वाले थातुर मातुर बोले हम जो आयोजक है उनके ऊपर करेंगे करके, किसी का नाम नहीं, कोई मंत्री का नाम नहीं, किसी के ऊपर केस नहीं। बीजेपी निकाल रही है। अजीत पवार साहब है तो ऊना में है तो सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो अगर हम प्रॉपर परमिशन लेकर उनको कह रहे हैं कि हम ये ग्राउंड सेलेक्ट कर रहे हैं, आप हमको परमिशन दे दीजिए, तो कोरोना निकल जाता अचानक हमारे टाइम के ऊपर। तो हमने अब ये तय किया है कि आपको हम जब अच्छे तरीके से बोल रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे हैं। अब दोबारा हमने परमिशन के लिए अप्लाई किए हैं, अगर आप नहीं देंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप चलो मुंबई नहीं, अब तो हम आ रहे हैं। तो इसके आगे का एक सवाल असद सर से है कि हम आ रहे हैं, इसका मतलब यूपी में आपने 100 सीट लड़ने की घोषणा की है। आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन मुंबई में क्या MIM की क्या भूमिका रहेगी? लड़ेंगे वहां पर,
और उसी से जोड़कर एक कि अभी कॉर्पोरेशन में आप लड़ रहे हो और यूपी में भी लड़ रहे हो, तो फिर इस कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में महाराष्ट्र के किसी के साथ अभी एमआईएम अलायंस करेगी या खुद के दम पे लड़ेगी? नहीं, हमारी दम में दम है, तो अब हम सबको दम करेंगे और हम जीतेंगे इंशाल्लाह। यानी कि वोट काटेंगे और वन वे रहेंगे। हाँ, और आगे लोग बोलने भी नहीं दे रहे। ये क्या होता है देखिए ना, करेंगे तो जरूर। अरे अच्छा लगेगा। सोलापुर महापालिका में कितने हर जगह पीछे हट हो रही है। अभी इससे पहले आपने देखा होगा गुलबर्गा में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जो लास्ट टाइम सुनिए गुलबर्गा क्यों ये हालत? सुनिए गुलबर्गा में इससे पहले मंजिस का बड़ा इलेक्शन। आप जर्नलिस्ट है, थोड़ा तो आप रिसर्च करना। सुनिए नहीं, आपका एख्तियार है सवाल कर लेते हैं, मगर आप थोड़ा रिसर्च तो कर लेते हैं। इससे पहले कब बड़ी मंजिस गुलबर्गा में मैं जितना लगाई थी वो बात सुनिए ताकत इलेक्शन में ताकत लगाना पड़ता ना, बगैर ताकत इलेक्शन लड़ते क्या? इलेक्शन का काम ताकत लड़ाना है, मेहनत करना है। और एक पहली मर्तबा लड़े इलेक्शन 10,500-11,000 वोट की मामूली बात है। सोलापुर में भी फर्स्ट टाइम निवड के आके 8-9 लगा। एक मिनट ठहरो, लड़े पहले फिर लड़ेंगे, निकलेंगे। क्यों फिक्र कर रहे हैं आप? हम बराबर कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। आप इसमें मुतमईन रहिए, हमारी कामयाबी मुसद्दका है, कोई नहीं रोक सकता। हम मेहनत करेंगे, ठीक है, क्या कमजोरी आती है उसका जायजा ले रहे और करेंगे। मगर मैं गुलबर्गा की आवाम को शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी बड़ी तादाद में हमको वोट दिया। आप कोविड के दौरान में ना कोई जलसा ना कोई कैंपेन, कैसा करें, ताकत कैसा लगा दो? कोई 4 दिन 4 लोगों को लेके जाओ, खत्म करो, इंशाल्लाह करेंगे। मैडम तीनों सवाल ऐसा है, तीनों कृषि कानून को लेकर जिस तरह से दूसरे पक्ष वालों ने किसानों को समर्थन दिया था, एमआईएम महाराष्ट्र से हो, औरंगाबाद से हो या आपके चुनाव क्षेत्र हैदराबाद से हो, कहीं पे दिखाई नहीं दी। और पंजाब में या हरियाणा में दिल्ली बॉर्डर पे एमआईएम किसानों को लेकर जो समर्थन देना होगा। कांग्रेस के लोग दिखे तुमको, राष्ट्रवादी दिखे, वहाँ पे शिवसेना वाले दिखे, हर जगह दूल्हे भाई दिखना क्या? ये क्या बात है? एक मिनट, वो किसानों का आंदोलन था, हम क्रेडिट दिए, किसानों का आंदोलन है। कोई पोलिटिकल हम नहीं दिखे, अरे हम ही दिखेगा तुमको दिखना है? अरे पार्लियामेंट में मैं बोला, ये बोले, सब समर्थन किए। हम तो बोले वो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार को स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में उनको रजिस्ट्रेट करने का इख्तियार ही नहीं है। अभी प्रधानमंत्री के रूरल एरिया में जाना है तो आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। वही सब यूपी में अभी किसकी सरकार बनेगी? चुनाव के बाद में किसकी सरकार बनेगी? अभी ये तो यूपी की जनता तय करेगी, जनता वोट डालेगी ना। हमारी कोशिश ये है कि दोबारा बीजेपी और योगी की सरकार ना बने। ये हमारा जिस प्रकार से अरे अभी बंद कर देना, क्या बोलो? हमारी पहली कोशिश ये है। दूसरा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट्स की कामयाबी हो। खाता खुलेगा इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है। सर एक सवाल ऐसा है, गुलबर्गा का इलेक्शन हुआ, आने वाले 2022 में सोलापुर में भी इलेक्शन है। कांग्रेस राष्ट्रवादी लोग बोले जैसे नांदेड़ से गुलबर्गा से सफाई करे, वैसे एमआईएम का सोलापुर से सफाई करेंगे। उसके वास्ते क्या मास्टर प्लान है आपके पास? बिहार का भी इंशाल्लाह बताएंगे क्या होता है, इसका सफाई। शिंदे साहब ने बताया। सर एक सवाल है, गुरूर है, इतना अहंकार है। वो अमेठी से हम कैसा हार गए? अमेठी से कैसा हार गए? 15 साल हुकूमत करके तीसरे नंबर पे आ गए। 15 इयर्स आप तीसरे नंबर की पार्टी है। गर्दन इतनी मोटी हो गई तो झुकने देखते, तो वैसा ही हाल है उन लोगों का। सर सुशील कुमार शिंदे साहब ने बताया लोकसभा में, अरे नहीं, जिस प्रकार से कृषि कानूनों को लेकर एक बड़ा चेहरा राकेश टिकैत साहब ने लेकर जो उसकी अगुवाई की और उनके नेतृत्व में वो पूरा जीत उन्होंने हासिल की, क्या मुसलमानों का CAA को लेकर असद ओवैसी बड़ा चेहरा बनकर एक नया प्रोटेस्ट उजागर करेंगे? देखिए, मैं चेहरा ना था, ना हूँ, ना कभी रहूंगा। सबसे ज्यादा विरोध भी आप ही करते ना सर? सबसे ज्यादा विरोध CAA का विरोध सबसे ज्यादा आप ही करते? बिल्कुल, ये विरोध करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैं करता रहूंगा। चेहरा भारत की जनता है जो ऐसे काले कानून को कबूल नहीं की, वही सबसे बड़ा चेहरा है। वही उनकी जो तकलीफ है, उनकी जो एंगर है, वही सबसे बड़ी चीज है।
असदुद्दीन ओवैसी का भी चेहरा नहीं था, न रहेगा। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाए जा रहे हैं अपने 300 वोट मेजोरिटी के ऊपर, ये ब्लैक राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। तो एमआईएम पार्टी का क्या इसके अंदर मकसद रहेगा कि किस प्रकार से सीएए के प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे? के खिलाफ थे, है और रहेंगे, और हमने सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाला है। जब कभी सुप्रीम कोर्ट उसका हियर करेगा, करेंगे। और अगर एनपीआर एनआरसी के रूल्स बनेंगे, प्रोटेस्ट होगा। और जिस तरह ये 3 फार्म लॉज को नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट वापस ली है, हम डिमांड करते कि उसी तरह इस कानून को वापस लो आप। ये गलत कानून है। मैंने अपनी पार्लियामेंट की स्पीच में कहा था कि ये कानून बनाकर आपने अफगानिस्तान में जो चेंज आने वाला है, आप भारत का जो स्ट्रेटेजिक हमारा था उसको आपने खो दिया, तो सही साबित हो। आज तालिबान की सरकार है, आपने खुद उस लॉ में लिख दिया दिसंबर 2014 तक। अगर आप उसको रिलीजियस न्यूट्रल बनाते, रिलीजन नहीं रखते, तो हम वो तमाम लोग जो अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ थे उनको भारत में बुलाते, यहां पर हम गवर्नमेंट इन एक्साइल बनाते हमारी उनकी। एमआईएम सिटीजनशिप देने के पक्ष में है या नहीं? देखिए, सिटीजनशिप कैसे दिया जाता है, एक तो 11 साल और एक 5 साल। हम ये बोल रहे हैं कि कोई कानून जब आप रिलीजन के ऊपर बनाते वो गलत है। रिलीजन के ऊपर मत बनाइए कानून आप। अगर कोई रेफ्यूजी आता है, चाहे कहां से, चाहे वो हमारा अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो हिंदू आता है, जो आके माइनॉरिटीज है, आपको पहले भी तो कानून था ना, आपको भी कौन रोका? आप रिलीजन के ऊपर क्यों बनाते? और कोई ये आप सिटीजनशिप को आप कंफ्यूज मत करिए। देखिए, सीएए को आप एनपीआर एनआरसी से जोड़ के देखना पड़ेगा। और एनपीआर एनआरसी क्या बोलता है कि मिसाल के तौर पर अगर यहां पर फारूक का नाम आ गया, जब एनपीआर एनआरसी होगा, आप जाकर तहसीलदार को बोल सकते हैं मैं फारूक के नाम पे ऑब्जेक्शन है मेरे को, ये भारत का शहरी नहीं है, तो तहसीलदार फारूक को बोलेगा तुम प्रूफ करो बेटा तुम भारत के सिटीजन हो। ये सिर्फ मुसलमानों को कहाँ है सर? देखिए, बाकी अच्छा सवाल है। यस, ये क्यों कह रहा हूं कि आसाम में जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनपीआर एनआरसी हुआ, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करेगी, आपको मालूम एक दिन में सिर्फ 1 लाख मुसलमानों के नाम पर ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया, एक दिन में खाली। वही तुम बता रहे आप डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे, कागज लाओ, वो लाओ, ये लाओ, बस कितने गरीब लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होगा? आज ही देखिए, आज पेपर में पढ़ा मैं, सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट को कहना पड़ा कि बॉम्बे आईआईटी में एक दलित बच्चे का एडमिशन माने उसको जेई में क्वालिफाई हुआ, किसी टेक्निकल वजूहत की बिना पर वो उसको डिस्क्वालीफाई पूरा नहीं कर सका। ऐसे कितने परेशानियां होंगी? यही है हमारा ऑब्जेक्शन 2 चीजों पर। एक तो रिलीजियस न्यूट्रल होना चाहिए, और ये हमारे ये जो एनपीआर एनआरसी है उसको सीए से जोड़कर देखने की जरूरत है आप। और तीसरा जो आसाम में हुआ, क्या हो रहा बताइए फिर आप। क्योंकि पार्लियामेंट में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एनपीआर एनआरसी ये सीए से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक मिनट है, आप गलत बोल रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है भाई, आप लोग बड़े, आप यंग हैं, इंशाल्लाह बहुत बड़े जर्नलिस्ट बनेंगे आप। इंशाल्लाह आप देखिए, बड़े जाके देख लिया करो लोकसभा में, क्योंकि नहीं ठहर तुम पूछ लेना, मैं आपको सुनो मेरी बात, आप मेरे को बोलने तो दो। यही बात इम्तियाज जलील साहब गवाह है, अमित शाह तकरीर कर रहे थे, मैं उठ के बोला एनपीआर एनआरसी करेंगे नहीं करेंगे। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी बोले इसको क्यों जोड़ रहे हैं एनपीआर एनआरसी से? अमित शाह खड़े के बोले ओईसी जी एनपीआर भी होगा एनआरसी भी होगा, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है। देश का होम मिनिस्टर बोला वो बात की, मैं उनको सच निकालना था हमारे को, सच को बोल दिया। सर एक आखिरी सवाल आखिरी नहीं